हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है आकांक्ष आते और जैसे कि आप जानते हो, आपने थंबनेल पर भी देखा होगा, आज हम अपने क्लास 10 जो आपका है उसका फर्दर प्रोसीड करेंगे। चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तकरीबन ये हमारा आधा चैप्टर फिनिश हो चुका है, आप सभी जानते ही हो। और अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर अगर डाउट हो, जो भी हमने अब तक किया है कवर, आप उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ पर भी देख सकते हो, या फिर आप सीधा मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर वहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, वहाँ पर आप देख सकते हो। तो चलिए मैं चलता हूँ, आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। 1848 द रिवॉल्यूशंस ऑफ द लिबरल्स, यानी कि जो उदारवादी लोग थे उनकी क्रांति के बारे में 1848 पीरियड में क्या क्या वहाँ पर हुआ। ये टॉपिक तो हमने इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा ही था, जैसे कि आप जानते ही हो। अगर अब तक आपने वीडियो नहीं देखी, मैं जानता हूँ अब तक आपने वीडियो नहीं देखी, खैर कोई बात नहीं, इस टॉपिक को आप खुद से भी पढ़ लीजिए, अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो देख लेना। इसमें हमने उदारवादियों के बारे में तो पढ़ा ही था, स्टार्विंग पीजेंट्स वहाँ पर क्या क्या हालत थे, क्योंकि जो पुअर लोग थे उनके साथ साथ ही मिडिल क्लास के लोग भी जो वहाँ पर थे वो भी अपने आंदोलन कर रहे थे। उन सभी चीज़ों को हमने इस वीडियो में देखा ही था। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, और एक बात हो रहा, मैं आपको इससे प्रीवियस वीडियो में बताना भूल गया था, जब हमने पढ़ा था कि जो वीमेन है वो एक तरह से विजिटर्स गैलरी में प्रशिक्षक यानी दर्शकों के तौर पर बुलाई गई थी एसटी पोल चर्च में। एसटी पोल चर्च में क्या हुआ था, एक संसद बुलाई गई थी, जैसे कि आप जानते ही हो, अगर आपके याद हो, फ्रैंकफर्ट शहर में एक संसद बुलाई गई थी, पार्लियामेंट। कहाँ पर? एसटी पोल चर्च में। लेकिन जहाँ पर वहाँ पर महिलाएं थी, वे एक दर्शक दीर्घा में दर्शकों के तौर पर बुलाई गई थी। यहाँ पर आपको इस जो फोटो है इसमें दिखाया गया है कि कंटेम्प्रेरी कलर प्रिंट, एक तरह से प्रिंट है आपका। नोटिस द वीमेन इन द अपर लेफ्ट गैलरी। मैंने आपको बताया था कि चर्च का एक तरह से आपको यहाँ पर फोटो दिखाया, जहाँ पर आपको यहाँ पे जो वीमेन है, महिलाएं थी वहाँ पर आपको लेफ्ट गैलरी में इस पिक्चर में जैसे बताया गया दिखाई गई है। तो चलिए जो आज का हमारा टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। द मेकिंग ऑफ जर्मन एंड इटली। हाँ, द मेकिंग ऑफ जर्मन एंड इटली, यानी कि जर्मनी और इटली का एक तरह से निर्माण आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सॉरी। चलिए देखते हैं। जर्मनी, कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ ए नेशन। देखिए, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले बुक ने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन। इसका मतलब है कि क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है? क्या जो सेना है वो राष्ट्र का निर्माण या निर्माता एक तरह से हो सकती है क्या? खुद से आप इस टॉपिक को पढ़ने से पहले थोड़ा सोचिए इसके बारे में। चलिए देखते हैं। आफ्टर 1848 nationalism in Europe moved away from its association with democracy and revolution। 1848 के बाद आफ्टर 1848 जो रैशनलिज्म था यूरोप में, यानी कि राष्ट्रवाद पूरे यूरोप में था, वो मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन, यानी वो अपने जो संगठन थे उसके एक तरह से लोकतांत्रिक और क्रांतिकारी एक तरह संगठन वहाँ पर निर्मित हो रहे थे, बन रहे थे, वो उनसे आगे बढ़ गया था। यानी अब उनसे अलगाव होकर उससे उसका अलगाव हो गया था, यानी वो एक स्टेप आगे चल दिया था। Nationalist sentiments were often mobilized by the conservatives for promoting state power and achieving political domination over Europe। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो वहाँ पर राष्ट्रवादी सेंटिमेंट्स थे, एक तरह से राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए, यानी अपने स्टेट्स की पावर बढ़ाने के लिए, प्रमोटिंग स्टेट पावर एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेशन, और राजनीतिक समृद्धि पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए रूढ़िवादियों ने वहाँ पर क्या किया, एक तरह से ताकतें हासिल करनी शुरू कर दी, यानी मोबिलाइज करना शुरू कर दिया रूढ़िवादियों ने वहाँ के लोगों को। अब आगे क्या होता है? दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द प्रोसेस बाय विच जर्मनी एंड इटली केम टू बी यूनिफाइड एज नेशन स्टेट। आप इस स्टेप को ऐसे देख सकते हो, ये ऐसे महसूस किया जा सकता है, इन द प्रोसेस बाय विच जर्मनी एंड इटली केम टू बी यूनिफाइड एज ए नेशन स्टेट। बाय विच, जिसके जो जर्मनी है एंड इटली है, एक तरह से राष्ट्र राज्यीकरण निर्मित हो गया। यहाँ पर अब हम मेन इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। एज यू हैव सीन, नेशनलिस्ट फीलिंग्स वर वाइड स्प्रेड अमंग मिडिल क्लासेस जर्मन्स। जैसे कि हमने शुरुआत से हम पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं कि जो नेशनल यानी राष्ट्रवाद की जो ये एक तरह से भावना थी, फीलिंग थी, वो सभी मिडिल क्लास लोग, जर्मन्स के जो लोग थे, उन सभी में पूरी तरह से फैली हुई थी। हु इन 1848
tried to unite the different regions of German Confederation into a nation states governed by an elected parliament. As you have seen, जैसे कि आपने देखा ये जो नेशनलिस्ट फीलिंग थी जर्मन में मिडिल क्लास के लोगों में तो थी, लेकिन हु इन 1848 ट्राइड टू यूनाइट, जो उसके बाद क्या होता है कि वे लोग 1848 में यूनाइट यानी एक साथ बांधने की कोशिश करते हैं द डिफरेंट रीजन्स ऑफ जर्मन, यानी जर्मन के अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांधने की कोशिश करते हैं उनके कन्फेडरेशन यानी कि प्रांतों को, महासंघों को इनटू ए नेशन स्टेट्स यानी एक राष्ट्र राज्य में वो बांधने की कोशिश करते हैं 1848 के बाद। गवर्न बाय एन इलेक्टेड पार्लियामेंट, जो कि किसके द्वारा गवर्न किया जाएगा, इलेक्टेड पार्लियामेंट के यानी एक चुनी हुई संसद के द्वारा। दिस लिबरल इनिशिएटिव टू बी नेशन बिल्डिंग वाज हाउएवर रिप्रेस्ड बाय द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ द मोनार्की एंड मिलिट्री। अब होता क्या है, जो लिबरल इनिशिएटिव था यानी कि उदारवादी लोगों की एक तरह से पहल थी टू नेशन बिल्डिंग, एक राष्ट्र के निर्माण के लिए, वाज हाउएवर रिप्रेस्ड बाय द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मोनार्की एंड मिलिट्री, वो मोनार्की यानी शासक यानी राजशाही ताकतों के द्वारा और वहाँ की मिलिट्री के द्वारा रिप्रेस्ड यानी उसका दमन कर दिया गया। यानी इस पहल का, एक राष्ट्र निर्माण की जो पहल थी उसका दमन वहाँ की राजशाही ताकतों के द्वारा और मिलिट्री के द्वारा उसका दमन कर दिया गया। सपोर्टेड बाय द लार्ज लैंड ओनर्स, और इस काम में उनका सहयोग किसने दिया, सपोर्टेड बाय द लार्ज लैंड ओनर्स कॉल्ड जंकर्स ऑफ प्रूशिया। जो लार्ज लैंड ओनर्स होते हैं जिनके पास एक बड़ी मात्रा में एक तरह से आप समझ सकते हो जमीन क्षेत्र है, उन्हें यहाँ पर क्या नाम दिया गया, जंकर्स। अगर आपके बुक में कहीं क्वेश्चन आता है, बुक में नहीं एग्जाम में, जंकर्स से रिलेटेड, तो आप उसको समझ जाना कि यहाँ पर लार्ज लैंड ओनर्स की बात हो रही है। ठीक है, तो फ्रॉम देन ऑन प्रूशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। अब उसके बाद क्या होता है, जो प्रूशिया है वो एक तरह से आंदोलन शुरू कर देती है नेशनल यूनिफिकेशन, यानी वो अपनी जो भी चीज़ें थी उसको काम करना शुरू कर देती है राष्ट्र को एक राष्ट्र एकीकरण बनाने के लिए। प्रूशिया यानी एक तरह से प्रण उसके बाद से लेती है। इट्स चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क, देखिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नाम आ गया है जिसके बारे में अधिकतर एग्जाम में पूछा ही जाता है। ओटो वन बिस्मार्क इट्स चीफ मिनिस्टर, यानी प्रूशिया जो लीडरशिप बनाना चाहती थी यानी नेशनल यूनिफिकेशन करना चाहती थी, उसका चीफ मिनिस्टर कौन है, ओटो वन बिस्मार्क। वाज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस, वो उसका कौन था, आर्किटेक्ट, एक तरह से इस प्रोसेस का वो निर्माता था ओटो वन बिस्मार्क। कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ पर्शियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी, और उसने आर्किटेक्ट तो ओटो वन बिस्मार्क था ही एक तरह से प्रूशिया का, क्योंकि वो एक तरह से नेशनल यूनिफिकेशन करना चाहती थी, लेकिन वो किसके, उस ओटो वन बिस्मार्क के साथ और कौन कौन थे, यानी किसके सहयोग के साथ ऐसा वो करना चाहता था, प्रूशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी, वहाँ की राज्य जो नौकरशाही थी उसके द्वारा और वहाँ की सेना के द्वारा वो ये सब करना चाहता था। 3 wars over 7 years with ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क एंड फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क एंड फ्रांस, एडीएफ के साथ आपके 7 साल तक जो 3 युद्ध हुए, यानी ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क एंड फ्रांस, प्रूशिया के, इसको याद करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम में अगर कुछ भी रिलेटेड आता है ना इससे, तो आपको एकदम से क्लिक होना चाहिए कि हमने कहाँ पढ़ा है, और फिर आप वहाँ पर एकदम से ये पॉइंट आपको लिख देने हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 5 मार्क्स के। आपको एक एक पॉइंट हर टॉपिक का एक पता ही होना चाहिए। तो जो 7 सालों तक युद्ध चले थे एडीएफ, यानी 7 साल तक 3 युद्ध चले थे, उसमें जो प्रूशियन है, पर्शिया है, वो विक्ट्री यानी विक्ट्री हासिल कर लेता है, यानी जीत जाता है। एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन, और वो राष्ट्रीय एकीकरण का जो प्रोसेस उसने अपने लिया था उसे वो पूरा कर लेता है। इस पैरा को तो आप जरूर मार्क करना। इन जनवरी 1871 की जनवरी में द पर्शियन किंग विलहेल्म फर्स्ट वाज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर इन अ सेरेमनी हेल्ड एट वर्साइल्स। अब जो प्रूशियन है यानी पर्शिया है वो राष्ट्रीय एकीकरण बन जाता है, तो वहाँ पर एक एम्परर यानी कि एक शासक भी होना जरूरी है, तो वो एक सेरेमनी बुलाता है, कहाँ पर, वर्साइल्स में, जहाँ पर वो विलेम फर्स्ट को जर्मन एम्परर घोषित कर देता है 1871 में। ईयर भी साथ साथ जरूर याद रखेंगे। अब आगे क्या होता है, ऑन द बिटरली कोल्ड मॉर्निंग ऑफ 18 जनवरी 1871। अब 18 जनवरी 1871 को बहुत सुबह से बहुत ठंड थी वहाँ पर। एन असेंबली कंप्राइजिंग द प्रिंसेस ऑफ, एन असेंबली
कंप्राइज द प्रिंसेस ऑफ जर्मन स्टेट्स। 1871 में 18 जनवरी को एक असेंबली बुलाई गई जिसमें जर्मन स्टेट्स के जो प्रिंसेस थे वो आए हुए थे, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द आर्मी, और आर्मी के प्रतिनिधित्व भी आए हुए थे वहाँ पर, इम्पोर्टेंट प्रूशियन मिनिस्टर्स और कुछ पर्शिया के अधिकारी भी थे, इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर। वहाँ के चीफ मिनिस्टर भी वहाँ पर आए हुए थे। ओटो वन बिस्मार्क gathered in the unheated hall of mirrors in the palace of Versailles to proclaim the new German empire headed by the Kaiser Wilhelm I of Prussia। देखिए 1871 को 18 जनवरी को एक असेंबली बुलाई जाती है जिसमें जर्मन स्टेट्स के सभी तरह से प्रिंसेस आते हैं, कंप्राइजिंग एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव और आर्मी आते हैं, प्रतिनिधित्व आते हैं, इंपोर्टेंट प्रूशिया के मिनिस्टर्स भी होते हैं जिसमें चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क भी आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि जो वार्सलिस के पैलेस में, जो कि एक शीशों का महल था जहाँ पर अनहीटेड होल यानी कि वहाँ पर बेहद ठंड थी, वहाँ पर सभी इकट्ठा होते हैं टू प्रोक्लेम द न्यू जर्मन एम्पायर। वे सब इकट्ठा क्यों होते हैं? क्योंकि वे जर्मन जो एम्पायर उन्होंने निर्मित किया था उसे घोषित करते हैं, हेडेड बाय द कीजर विलेम फर्स्ट ऑफ प्रूशिया। और ये किसके नेतृत्व में होता है? कीजर विलेम फर्स्ट ऑफ प्रूशिया के नेतृत्व में होता है, यानी जर्मन एम्पायर को वो घोषित करते हैं। अब आगे क्या होता है? द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डिमॉन्स्ट्रेटेड द डोमिनियंस ऑफ पर्शियन स्टेट पावर। द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी, जो कि राष्ट्र निर्माण में जो प्रोसेस था जर्मनी में, हैड डिमॉन्स्ट्रेटेड द डोमिनियंस, ये किसको डोमिनियंस करता है, यानी किसके बारे में डोमिनियंस करता है? पर्शियन स्टेट पावर। ये एक तरह से पर्शिया की स्टेट पावर को दर्शाता है। द न्यू स्टेट प्लेस्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्फोसाइज ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी। जो है ना स्टेट निर्माण हुआ था वहाँ पर जर्मनी में, वो किस पर जोर देता है? वो मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, यानी कि करेंसी के आधुनिकीकरण पर जोर देता है। बैंकिंग पर जोर देता है। लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम्स पर वो जोर देता है कि ये सब यहाँ पर अच्छे से हो बने प्रूशियन लोगों के द्वारा। प्रूशियन मेथड्स एंड प्रैक्टिस ऑफन बिकेम ए मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ जर्मनी। अब बात आखिर में क्या होता है? जो प्रूशियंस के द्वारा जो पर्शिया में कदम उठाए गए थे, प्रैक्टिसेस, आंदोलन एक तरह से हुए थे, ओफन बिकेम ए मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ जर्मनी। ये अंततः पूरे जर्मनी के लिए एक तरह से मॉडल की तरह बन गए थे। तो चलिए आज हमने अपना टॉपिक पूरी तरह से कवर कर लिया है। अब आपको मैं तो नहीं कहूँगा कि आप इसको 5 मिनट में खुद से रिवाइज कर लीजिए, बाकी डिटेल्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और हाँ, इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने कुछ शॉर्ट पॉइंट्स आपके क्विक रिवीजन के लिए जो खुद बनाए हैं मैंने, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आप जब रिवीजन करोगे तो आप अब उन पॉइंट्स को अपने नोटबुक में, जहाँ पर भी मैंने आपको नोट्स बनाने के लिए कहे हैं, वहाँ पर लिख लेना। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हो। तो चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप इसको रिवाइज करते रहिए, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।